Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I am Khadija Naseer and you are watching MasterJii Network. आज हम इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और हमारा टॉपिक है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स बेसिकली वो एनिमल्स हैं जिन्हें हम लोग जो है वो खुद प्रोड्यूस कराते हैं और उनमें डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी वो ऑर्गेनिजम्स या वो एनिमल्स जिनके जीन्स में अल्ट्रेशन करा के हम अपनी मर्ज़ी के न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल की डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, डिफरेंट यूज़ होने वाले मेथड्स, एग्जांपल्स, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, उसकी एप्लीकेशंस, इसके साथ साथ रिस्क ऑफ ट्रांसजेनेसिस, प्रॉब्लम्स और ट्रांसजेनिक एनिमल को प्रोड्यूस करने में जो एथिकल इश्यूज आते हैं हम उनको स्टडी करेंगे। अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो ट्रांसजेनिक एनिमल इज़ एन एनिमल that has been genetically engineered to contain one or more extra gene in its cell. It now has a new inheritable properties of some type. Basically ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जिन्हें हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। किस तरीके से? किसी एक जीन को हम मॉडिफाई करते हैं, या अगर हमें ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए तो एक से ज़्यादा जीन्स को, जो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के जीन्स होते हैं, हम उनको उस ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कराते हैं। उसके बाद जो हमारे पास न्यू ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं जो हमें रिक्वायर है। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली हम उनके डीएनए को आर्टिफिशियली चेंज करते हैं। इसके बेसिकली 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज एडिंग अ फॉरेन जीन्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम अपने डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का जीन अगर एंटर करते हैं तो उससे भी हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या ट्रांसजेनिक एनिमल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ अगर हमें किसी भी मतलब जो पहले से ही जीन उसमें एग्जिस्ट है, हम अगर उसके डीएनए की सीक्वेंस को, बेस सीक्वेंस को अगर हम चेंज कर देते हैं तो उससे भी उस ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो सकती हैं। थर्ड वन इज़ अगर कोई भी ऐसा जीन जिसमें जो हमें नहीं रिक्वायर या उससे रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें नहीं रिक्वायर, तो हम क्या करेंगे, उसके वर्क को या तो हम लोग कट ऑफ कर देंगे या फिर उस जीन को ही हम वहाँ से निकाल देंगे। तो इस तरह भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो उन्हें प्रोड्यूस करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हिस्ट्री। 1929 में जैक्सन मेमोरियल लेबॉर्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें साइंटिस्ट ने माइस की स्ट्रेन्स को तैयार किया था। और माइस की स्ट्रेन्स को उन्होंने तैयार क्यों किया था? बेसिकली उसके पीछे पर्पस यह था कि उन्होंने कैंसर के जेनेटिक्स को और डिफरेंट डिजीज़ की जो जेनेटिक मेकअप है उसे स्टडी करना था। फर्दर सितंबर 1980 में 4 साइंटिस्ट थे, बरबोसा, गॉर्डन, प्लॉटकिन, रडल और स्कैनगोस। इन्होंने फर्स्ट ट्रांसजेनिक माइस को डेवलप कराया था। उसके बाद 1980 नवंबर में एक साइंटिस्ट था कैपीजी। इसने फर्स्ट टाइम एक न्यू टेक्निक को इंट्रोड्यूस कराया था जिसे हम कहते हैं फाइन ग्लास माइक्रोपेपेट। इसके थ्रू किसी भी मैमेलियन सेल में हम लोग उसके न्यूक्लियाई में डायरेक्टली जो है डीएनए को इंजेक्ट कर सकते थे, और ये हाईली इफ़ेक्टिव टेक्निक थी जिसके थ्रू हम लोग डायरेक्टली उसके डीएनए को हम उसके न्यूक्लियस में इंसर्ट करा के कोई भी ट्रांसजेनिक एनिमल को सक्सेसफुली हम डेवलप करा सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स को प्रोड्यूस कराते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास माइक्रो इंजेक्शन, सेकेंड वन इज़ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ट्रांसफ़र एंड द थर्ड वन इज़ न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। अब हम इन्हें वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास डीएनए माइक्रो इंजेक्शन। फर्स्ट माउस जिसका हम लोगों ने सक्सेसफुली जीन ट्रांसफ़र किया था, उसके लिए जो टेक्निक यूज़ की गई थी उसे हम डीएनए माइक्रो इंजेक्शन ही कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास डिज़ायर्ड जीन होता है वो किसी और मेंबर का भी हो सकता है या सेम स्पीशी के मेंबर का भी हो सकता है। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम निकाल के और जो रिप्रोडक्टिव हमारे पास सेल होता है उसके न्यूक्लियस में हम इंसर्ट करा देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, मैनिपुलेटेड एक सेल होता है जिसको हम लोग फर्स्टली जो है वो लैब में कल्चर कराते हैं ताकि उसमें एम्ब्रियोनिक फेज जो है वो डेवलप हो जाए। फिर हम उस सेल को रेसिपिएंट जो फीमेल होती है हम उसमें इंसर्ट करा देते हैं।
वो इंसर्ट कराने के बाद हम प्रॉपर उसको ग्रो कराते हैं, तो जो हमारे पास न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो ग्रो होता है या डेवलप होता है, तो उसको हम लोग एज अ ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं, क्योंकि उस जीन के अंदर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें रिक्वायर हैं। ये प्रोसेस होता है डीएनए माइक्रो इंजेक्शन का। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ट्रांसफ़र। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो हमें जीन सीक्वेंस रिक्वायर होता है या जो करेक्टरिस्टिक्स हमें रिक्वायर होती हैं हम उसको टारगेट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेम सेल्स को हम कल्चर कराते हैं। लैब में भी हो सकता है वो, या मतलब आर्टिफिशियली हम लोग जो है वो उसे कल्चर कराते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास म्यूटेड स्टेम सेल्स होते हैं हम उनको ब्लास्टोसाइट में इंजेक्ट करा देते हैं। ठीक है, उन ब्लास्टोसाइट को दोबारा फिर हम लोग क्या करते हैं, मदर में इंसर्ट करते हैं और उसको हम लोग फर्दर जो है वो ग्रोथ के प्रोसेस से गुजारते हैं। जब प्रॉपर ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, उसके बाद जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रेजेंट होता है वो होता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स, क्योंकि उसके जीन सीक्वेंस सारे वही होते हैं जो हम लोगों ने स्टेम सेल में कल्चर कराए थे। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हम कोई भी डोनर सेल का एक न्यूक्लियस लेते हैं, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें रिक्वायर होते हैं, हम उसका न्यूक्लियस लेते हैं और एक अनफर्टिलाइज्ड एग का न्यूक्लियस हम रिमूव करते हैं और वो जो डोनर सेल का न्यूक्लियस होता है हम उसको उसमें इंसर्ट करा देते हैं। उसके बाद हम एक इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उसके न्यूक्लियस में, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो आपस में फ्यूज़ हो जाता है। करंट पास करने के बाद जब वो फ्यूज़ हो जाता है तो फिर हम लोग वो क्या करते हैं, उस एग को मदर में इम्प्लांट करा देते हैं। मदर में इम्प्लांट कराने के बाद हम उनको प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें उस सेल की प्रॉपर डेवलपमेंट और ग्रोथ हो। उसके बाद जो हमारे पास उसकी बर्थ के बाद जो हमारे पास न्यू ऑफस्प्रिंग आता है या न्यू ऑर्गेनिज्म जो डेवलप होता है, उसमें वो वाले सारे जीन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं जो हमने उस एग में या उस सेल के न्यूक्लियस में इंसर्ट कराए थे। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेथड यूज़ करते हुए फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल जिसे हम लोग डॉली कहते हैं, वो एक शीप थी जिसको बॉर्न कराया गया था 1996 में और फर्स्ट टाइम मार्च 1997 में उसको वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस कराया गया था। बेसिकली उस शीप को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था। विल्मट एंड कैम्बल 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली 277 मैमेलियन ग्लैंड्स को जो है ग्लैंड सेल्स को वो 277 एग में फ्यूज़ कराया था। उसके बाद उनको फर्दर उनकी ग्रोथ कराई थी, लेकिन सिर्फ 113 जो प्रेगनेंसीज थी वो वहाँ तक सक्सेसफुल हुई थी, लेकिन उनमें से सिर्फ एक प्रेगनेंसी जो थी वो उनकी लाइव बर्थ हुई थी। ठीक है, और जो ऑफस्प्रिंग था उसे फिर उन्होंने डॉली का नाम दिया था। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। फर्स्ट वन है हमारे पास ट्रांसजेनिक गोट। हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं गोट्स को, किसके लिए, एक तो मीट हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरा ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए हम लोग जो है उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। सेकेंड वन इज़ ट्रांसजेनिक रैबिट। ये इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है वो प्रोटीन को जो है प्रोटीन वाला जो उसका जीन है उसमें उन्होंने उसको कल्चर कराया था। उसके बाद जो उनकी आइज़ का कलर था और जो उनकी टेल और उनके ईयर्स का कलर था वो क्या करता है, उन पे ऐसी प्रोटीन का जीन है जो कि रात को शाइन करता है। बेसिकली ये भी इनके जीन में उन्होंने उसके सीक्वेंस को चेंज करके जो है वो न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कराए थे, इसीलिए हम लोग इनको भी ट्रांसजेनिक रैट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसजेनिक पिग। इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक ही स्पेशी के 2 एनिमल्स हैं, लेकिन दोनों का कलर जो है वो डिफरेंट है। इसमें भी बेसिकली जो कलर वाला जीन है इन्होंने इसको जो है वो अल्टर कराया था। और जो फोर्थ वन है हमारे पास वो है ट्रांसजेनिक काउस। हम लोग काउस के जीन्स को भी जो है वो डिफरेंट तरह से जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, किसके लिए, मिल्क की प्रोडक्शन के लिए। इसी तरह हमारे पास ट्रांसजेनिक कैट्स और ट्रांसजेनिक मंकीज़ भी होते हैं। इनमें हम लोग डिफरेंट जीन्स को अपने डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो इनके जीन्स को चेंज करते हैं एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कराने के लिए। अगर हम ट्रांसजेनेसिस के एडवांटेजेस की बात करें तो इसके थ्रू क्या होता है, इंक्रीज ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसके साथ साथ जो डिजीज़ का रिस्क है या उसकी रेजिस्टेंस है वो इम्प्रूव हो जाती है।
मतलब हम लोग जब उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे डिजीज़ के जो रिस्क हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा मसल मैस इंक्रीज़ करने के लिए, जैसे गोट और काउज़ को वो जेनेटिकली मॉडिफाई कराते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मीट की प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए, तो मसल मैस को इंक्रीज़ करने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए। इसके साथ साथ जो है हमारे पास इम्प्रूव वूल क्वालिटी, शीप्स में और गोट्स में हम लोग जो है वो वूल की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम उनके जीन्स को चेंज कर देते हैं। मतलब वो शीप्स जिनमें ज़्यादा वूल प्रोड्यूस होती है, हम उनके जीन्स को जो है वो सेपरेट करके और किसी दूसरी शीप में इंसर्ट करा देते हैं जिनमें वूल की प्रोडक्शन कम होती है। तो उससे क्या होता है कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स या न्यू जो एनिमल प्रोड्यूस होते हैं उनमें भी वूल की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले ये हो सकता है कि जो इंसर्टेड जीन है हमारे पास, हो सकता है कि वो एक एनिमल में जो है, मतलब जो डोनर हमारे पास सेल है उसमें सिर्फ एक ही वो काम कर रहा हो, मतलब उसकी सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स हो, लेकिन जब हम उसे दूसरे एनिमल में इंसर्ट कराएं तो वहाँ पे वो मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। तो ये भी इसका जो है वो एक डिसएडवांटेजेस है। सेकेंड वन इज़ ब्रीडिंग प्रॉब्लम, उनके ब्रीडिंग प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं। इसके अलावा उनका फंक्शनल डिसऑर्डर हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज़ लो सर्वाइवल रेट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्योंकि हम लोग अपनी मर्जी से प्रोड्यूस कराते हैं तो उनका सर्वाइवल रिस्क जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये नेचुरली प्रोसेस नहीं होता, इसको हम लोग आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कराते हैं। तो जो चीज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस की जाती है उसका सर्वाइवल रेट जो है वो कम होता है। अगर हम बात करें ट्रांसजेनिक एनिमल्स की एप्लीकेशंस की, तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है, डू ट्रांसजेनिक एनिमल हैव एनी डायरेक्ट बेनिफिट टू ह्यूमन? क्या ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हम प्रोड्यूस करा रहे हैं उसका हमें डायरेक्टली ह्यूमंस को कोई बेनिफिट हो सकता है? तो हम देखते हैं कि जो डीएनए टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो इस काबिल हो गए हैं कि उन्होंने ट्रांसजेनिक पिग को प्रोड्यूस कराया है, जो क्या करते हैं, ह्यूमन हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोड्यूस करा रहे हैं। ठीक है, उस ह्यूमन की जो हीमोग्लोबिन है उसको फर्दर आने वाले वक्तों में ऐसा हो सकता है कि उसको प्योरीफाई करा के उस एनिमल से कि कभी जो है मतलब डिफरेंट टेक्निक्स ऐसी आ जाएंगी और डिफरेंट जो है उस पर वर्क करने के बाद हम उस पिग के हीमोग्लोबिन को प्योरीफाई करके और ह्यूमन ब्लड में ट्रांसफ्यूज़ करा सकते हैं थ्रू सर्जिकल प्रोसेस। तो ये एक बेनिफिट हो सकता है इन फ्यूचर। अब ट्रांसजेनेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हुए कौन कौन से रिस्क फैक्टर हमारे पास हो सकते हैं? फर्स्ट वन क्या है कि जो ट्रांसजेनिक प्रोसेस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और हाईली इनएफिशिएंट है। सेकंड वन क्या है कि मोर देन 90 ऑफ ट्रांसजेनेसिस अटेम्प्ट्स फेल टू प्रोड्यूस वायबल ऑफस्प्रिंग। 90% ऐसा होता है कि जो हमें रिक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उनकी ग्रोथ के बाद हमें वो प्रोवाइड नहीं की जा सकती। इसके अलावा थर्ड प्रॉब्लम ये भी होता है कि कोई एक वायबल कोलोन, मतलब किसी भी एक किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को डिवेल्प कराने के लिए, प्रोड्यूस कराने के लिए हमें 100 न्यूक्लियर ट्रांसफ़र प्रोसीजर्स जो हैं वो रिक्वायर होते हैं। ठीक है, 100 न्यूक्लियर ट्रांसफ़र को यूज़ करने के बाद हमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जो ट्रांसजेनिक मॉडिफाई होता है। इसके अलावा इन्फेक्शंस के चांसेस भी जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, ट्यूमर ग्रोथ भी इंक्रीज़ हो सकती है और बहुत सारे अदर डिसऑर्डर्स भी जो हैं वो अपीयर हो सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल में। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट क्लोन्ड शिप जो है वो हेल्दी जो है ना वो ग्रो कराई थी, लेकिन वो क्या हुआ, उसका भी ये था कि उन्होंने 100 शिप्स को क्लोन कराया था, लेकिन सिर्फ एक शिप जो है वो लाइव जो है वो एक दिन के लिए रही थी। तो इतना ज़्यादा प्रोसेस, इतना ज़्यादा प्रोसीजर करने के बाद सिर्फ एक जो है वो एनिमल सक्सेसफुली प्रोड्यूस हुआ था जो कि सिर्फ एक दिन तक ज़िंदा रहा था। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि उनकी लाइफ जो उनका लाइफ स्पैन है वो भी बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा जो एथिकल इश्यूज़ का प्रॉब्लम आता है उनमें ये है कि हम लोग जो है वो एक तो इकोसिस्टम को हम ख़राब कर रहे हैं, दूसरा सबसे बड़ा जो है वो मॉरल और बायोलॉजिकल लेवल पे जो है ना वो इसको गलत समझा जाता है। मतलब अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे जो चीज़ें बनाई हैं हम लोग उनमें जो है अपनी मर्ज़ी से चेंज लाना चाहते हैं। ठीक है, इसके वजह से जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये होते हैं कि ज़्यादा देर तक वो या तो एनिमल ज़िंदा नहीं रहता या वो सही से प्रोड्यूस ही नहीं होता। और इसके अलावा सबसे बड़ा ये है कि मैनिपुलेट
डीएनए इज मैनिपुलेटिंग लाइफ इटसेल्फ। किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को चेंज करने का मतलब है कि हम लोग उसकी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे हर ऑर्गेनिज्म को या हर इंसान को अपनी तरह मतलब अपनी तौर पे जो है वो ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक दिया है। तो हम लोग कौन होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को या उसके डीएनए को अपने तरीके से मॉडिफाई करें? तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और ये एथिकल इश्यूज जो हैं वो ट्रांसजेनेसिस के प्रोसेस को यूज़ करते हुए जो हैं वो सामने आते हैं। एंड दीज आर द सम रेफरेंसेस ऑफ टुडेज टॉपिक। होप सो आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल मास्टर जी नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि डिफरेंट एजुकेशनल अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। खुदा हाफिज़।